Hi, good morning. Now we are going to study science, chapter number 9, the moon. मून के बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, तो देखिए क्या क्या है. सरफेस ऑफ मून, वेरियस फेजेस ऑफ द मून, मून एज अ सैटेलाइट, अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटेशनल पुल, टाइड्स, शैडो एंड इक्लिप्स. ये सारे टॉपिक जो हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9 द मून में. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए क्या बता रहा है. Often when we see drawing of Earth and Moon, they look really close together. कह रहा है कि जब हम ड्राइंग देखते हैं, मून और अर्थ की ड्राइंग जब बनती है देखते हैं, तो दे लुक रियली क्लोज टुगेदर. वो लोग एक पास दिखते हैं. डोंट बी फूल्ड. बता रहा है कि आपको ड्राइंग में तो एक पास दिखेंगे, लेकिन उससे फूल यानी मूर्ख मत बनिएगा, क्योंकि वो दोनों यानी मून और अर्थ जो है वो बहुत दूर है एक दूसरे के. और जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है, वो है 3,84,400 किलोमीटर. इतना डिस्टेंस है अर्थ और मून के बीच में. आप समझ सकते हैं कितना दूर है हमारा मून. दिस इज 30 टाइम्स द टोटल डिस्टेंस ऑफ अर्थ. अर्थ का जितना डिस्टेंस उसका 30 गुना 30 टाइम्स है. It would take 6 days to travel to and from the moon by a rocket. 6 days, 6 दिन लगते हैं भाई, to travel to and from the moon by rocket. रॉकेट से मून पे जाने के लिए हमें 6 days लगते हैं. Yet it is the closest neighbor. इतना दूर होने के बावजूद भी ये हमारा पड़ोसी है, सबसे पास का पड़ोसी है भाई, सबसे पास यही है. एज मून इज क्लोज टू अर्थ. मून जो है वो अर्थ के पास है, इसलिए हमें बड़ा दिखता है, स्टार से बड़ा दिखता है, सन से भी बड़ा दिखता है, इवन एज लार्ज एज सन, क्योंकि पास है इसलिए बड़ा दिखता है भाई. जबकि देखें तो ये 400 टाइम्स स्मॉलर यानी छोटा है सन से. यानी ये साइज में सन से कितना छोटा है, 400 टाइम्स छोटा है. ये तो भाई हुई थोड़ा मून के बाद. अब आगे थोड़ा आगे चलते हैं. सरफेस ऑफ द मून. मून का सरफेस देखिए बता रहा है कि अमेरिकन स्पेसमैन जिनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन. ये पहले आदमी थे जिन्होंने चांद की सतह पर पैर रखा, यानी चांद पे ये उतरे. द स्पेस क्राफ्ट इन विच नील आर्मस्ट्रॉन्ग मेड हिज जर्नी टू मून. किस स्पेस क्राफ्ट में और कब, तो बता रहे 21 जुलाई 1969 को. और स्पेस क्राफ्ट का नाम था अपोलो 2 या अपोलो 11. आफ्टर हिम मैनी एस्ट्रोनॉट्स मेड देयर विजिट टू द मून. इनके बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो चांद पे गए, उनको देखा, चांद को देखा, वहाँ खोजबीन की, पता लगाया क्या है क्या नहीं है, फोटोग्राफ्स लिए, वहाँ की मिट्टी को भी स्टडी करने के लिए वो लोग वापस अर्थ पे लेके आए. अब आगे देखिए क्या है. मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. मून के पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, ये तो पता है आपको. मून सन की रोशनी लेता है, जितने हिस्से पे सन की रोशनी पड़ेगी उतना हिस्सा चमकता है मून का. क्लियर नाइट मतलब व्हेन वी सी द मून फ्रॉम द अर्थ इन क्लियर नाइट्स वी फाउंड डार्क स्पॉट्स. द क्लियर नाइट में देखें तो मून के सरफेस पे काले काले धब्बे हमें दिखाई देते हैं, डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं. एक्चुअली दे आर द बिग हॉलोज नोन एज क्रेटर्स. वो जो डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं, काले धब्बे, वो क्या हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिनको कि हम क्रेटर्स कहते हैं. साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये गड्ढे इसलिए बने हैं क्योंकि जो बड़े बड़े पत्थर हैं जो स्पेस में हैं वो इसके सरफेस पर टकरा गए, गिर गए, इसलिए बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं. दीज क्रेटर्स डिफरेंट इन साइज एंड शेप. जो गड्ढे हैं वो साइज में भी अलग अलग हैं और शेप में भी भाई, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं. सरफेस ऑफ मून इज बेयर, बंजर, एकदम रफ खुरदुरा है, अनइवन, उबड़ खाबड़ है, फुल ऑफ डस्ट, धूल से एकदम भरा पड़ा है.
इट हैज़ लार्ज डेजर्ट प्लेन्स, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, जिसका जो सपाट ज़मीनें हैं एकदम रेगिस्तान जैसी हैं। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पे, गड्ढे भी हैं, पहाड़ भी हैं, 88,000 मीटर्स के पहाड़ हैं। वहाँ पे कोई हवा नहीं है, पानी नहीं है उसके सरफेस पे, ठीक, हवा भी नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर नो साउंड इज प्रोड्यूस। आप जानते हैं भाई, तो हवा रहेगी तभी साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, बिना हवा के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। दिस मेक्स इट्स अ लोनली एंड डिसोलेटेड प्लेस। इसलिए चांद एकदम अकेला है, एकदम अकेला है, एकदम खाली जगह है। ऑल्सो नो लिविंग थिंग कैन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नो एयर। तो जब हवा ही नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कोई भी वहाँ जिंदा नहीं रह सकता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए हमें हवा और पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें चाहिए। देयर आर वेरी हॉट डेज एंड वेरी कोल्ड नाइट्स। बहुत गर्म दिन भी है, बहुत ठंडा रात है, यानी दिन बहुत गर्म होता है और रात ठंडी होती है। टेम्परेचर का भी वेरिएशन है इतना, दिन में इतना भयंकर गर्मी, रात में एकदम भयंकर ठंडी, तो भी वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। अब आइए देखते हैं फेजेस ऑफ मून। मून के फेजेस क्या है। मून जो है वो रिवॉल्व्स करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी एक उसका एक रास्ता है, उस रास्ते को हम कहते हैं ऑर्बिट। तो कैसा उसका रास्ता है, इलिप्टिकल है, और वो रिवॉल्व करता है अर्थ के चारों तरफ। यानी जो हमारा मून है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, पता है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है मून हमारा। और अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है। द अर्थ एंड मून ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ और मून दोनों अपने अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, घूमते हैं, यानी रिवॉल्व भी करते हैं और अपनी जगह भी वो घूमते हैं, और घूमते घूमते चारों तरफ चक्कर भी लगाते हैं सन का। द मून टेक्स 27 1/2 days टू गो अराउंड द सन, अराउंड द अर्थ। देखिए मून को कितना टाइम लगता है, तो मून को 27 1/2 days लगते हैं अर्थ को एक चक्कर लगाने में, अर्थ का एक चक्कर लगाने में। बट बिकॉज द अर्थ कीप्स मूविंग, लेकिन अर्थ भी घूमता रहता है, अर्थ भी घूमता रहता है, तो अर्थ घूमता रहता है, तो इसलिए क्या होता है, मून को 2 दिन और लग जाते हैं। 2 दिन और लगते हैं तो कितना हो जाता है, 29 1/2 days टू कम बैक टू द सेम प्लेस। यानी कि अगर मून यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के वापस इस जगह आना है इसको, तो इसको 29 1/2 days लगेगा। क्यों? क्योंकि भाई अर्थ भी घूम रहा है, तो अर्थ भी घूम रहा है, तो अगर जहाँ से स्टार्ट किया वो भी दूसरी जगह चला गया, तो वापस उसी प्लेस पे आने के लिए उसको 2 days एक्स्ट्रा लग जाते हैं मून को। अर्थ एंड मून डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। ना अर्थ के पास अपनी खुद की लाइट है, ना मून के पास अपनी खुद की लाइट है। दे आर इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ सन ओनली। और ये कैसे चमकते हैं, सन की रोशनी से चमकते हैं, सन की रोशनी इन पे आती है इसलिए चमकते हैं। ड्यूरिंग देयर मूवमेंट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इल्यूमिनेटेड मून फेस। जब मून घूमती है, जब सब घूमते हैं, तो क्या होता है कि मून का हिस्सा चमकता है, यानी जितने हिस्से पे सन की रोशनी पड़ती है उतना हिस्सा मून का चमकता है, और जिस पे नहीं पड़ती वो नहीं चमकता है, नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट, तो वो टोटली ब्लैक होता है, इसको हम देख नहीं सकते, काला हो जाता है एकदम। सो येट द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। मून का शेप तो फिक्स है, वो पूरा है सर्कुलर ही, ठीक है, लेकिन हमें दिखता अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग हिस्से पे रोशनी पड़ती है। वी सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ मून। हम मून का अलग अलग शेप देखते हैं, क्योंकि अलग अलग शेप इसलिए दिखता है, जान ही रहे हैं, सन की रोशनी की वजह से होता है। तो जो अलग अलग शेप दिखता है मून का, उसको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ द मून। फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं फेजेस ऑफ मून, डिस्क्रिप्शन, फिगर। तो सबसे पहला है न्यू मून। न्यू मून देखिए क्या है भाई, इट इज हाफ इल्यूमिनेटेड पार्ट इज अवे फ्रॉम द अर्थ एंड ओनली नॉन इल्यूमिनेटेड पार्ट फेसेस द अर्थ। अच्छा, उधर का हिस्सा देखो फिगर में, जो अर्थ की तरफ का जो मुंह है, उधर रोशनी आती ही नहीं, उधर रोशनी नहीं आती, पूरी की पूरी रोशनी उसके दूसरे वाले हिस्से पे पड़ती है उधर आगे, जिससे कि उधर चमकता है, लेकिन पीछे जो अर्थ की तरफ का हिस्सा है वो नहीं चमकता। मून कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, इसलिए हमें वो नहीं दिखता, इसको हम कहते हैं न्यू मून। अब आइए देखते हैं, नेक्स्ट है वैक्सिंग क्रिसेंट मून। When the new moon changes into full moon, जब न्यू मून फुल मून में बदल जाता है,
गेटिंग मोर एंड मोर लाइट एज सीन फ्रॉम द अर्थ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आती है उस पर जो कि अर्थ से दिखता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सिंग, तो उस प्रोसेस को वैक्सिंग कहते हैं। इन दिस पोजिशन अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मून साइड फेसिंग द अर्थ रिसीव्स लाइट। अब इस पोजीशन में क्या होता है, जो मून का हिस्सा जो अर्थ की तरफ है वो थोड़ा सा उसको रोशनी मिलता है, देख रहे हो, थोड़ा सा उसको रोशनी मिलता है तो वो चमकता है। पतला सा पोर्शन दिख रहा होगा, चमक रहा है, तो यही है वैक्सिंग क्रीसेंट मून। यानी कि उधर आगे से लाइट थोड़ी थोड़ी इधर भी आती है तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। अब आगे देखते हैं फेजेस ऑफ द मून में। फर्स्ट क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून में क्या है, मून हैज़ मूव 90 डिग्री, वो 90 डिग्री तक मूव हो जाता है और सन की लाइट लगभग हाफ, देख रहे हो, मूव्ड क्वार्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, इट टेक्स अराउंड अ वीक टाइम टू द न्यू मून। ठीक, एक हफ्ता लगता है पूरा उसको न्यू मून करने में। तो फर्स्ट क्वार्टर में देखो और थोड़ा हिस्सा बड़ा हो जाता है मून का, देख रहे हो ना, और थोड़ा हिस्सा बड़ा हो जाता है, तो फर्स्ट क्वार्टर मून ही है। नेक्स्ट है वैक्सिंग गिबस मून, वैक्सिंग गिबस मून। अब ये क्या है, ड्यूरिंग नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मोर एंड मोर इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून, हम ज़्यादा से ज़्यादा मून का हिस्सा चमकता हुआ देखते हैं वैक्सिंग गिबस मून में। यानी अब आधा से भी ज़्यादा हो गया, आधा से भी ज़्यादा हिस्सा जो है चमकने लगता है। फुल मून में क्या है, फुल मून में देखोगे पूरा हिस्सा, देख रहे हो ना, पूरा हिस्सा एकदम सीडी की तरह, डिस्क की तरह एकदम चमकने लगता है, चमचमाने लगता है पूरा, तो फुल मून कहलाता है। ठीक, 2 हफ्ते लगते हैं इस फुल मून को आने में। अब वेनिंग गिबस, अब जैसे आया अब वैसे जाना शुरू होगा, जैसे आया वैसे जाना शुरू होगा, फिर वही डिक्रीज होना शुरू होगा। गिबस मून वेनिंग यानी कि डिक्रीज होना, घटना शुरू होगा। देखो फुल मून से फिर घटना शुरू हुआ, जैसे आया वैसे जा रहा है। फिर लास्ट क्वार्टर मून यानी हाफ फिर हो जाएगा। इसके बाद फिर वेनिंग क्रिसेंट मून यानी कि एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम हल्का सा एकदम हिस्सा चमकता हुआ एकदम दिखेगा, फिर एकदम ब्लैक आउट, खत्म हो जाएगा। तो यही है फेजेस ऑफ मून। अब देखिए क्या है, द टाइम बिटवीन सक्सेसिव न्यू मून इज 709 आवर्स। ठीक, सक्सेसिव न्यू मून, न्यू मून देखो ना, फर्स्ट न्यू मून, तो यानी कि न्यू मून से फिर दोबारा न्यू मून आने के लिए उसको कितना लगता है, 709 आवर्स लगते हैं। और इसको कन्वर्ट करें तो 29 1/2 डेज, इतना समय लगता है। अब मून है सैटेलाइट, देखिए भाई मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, जान ही रहे हैं। अब बता रहा है कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है, नेचुरल सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी है, यानी आकाश में रहने वाली बॉडी है, आकाशीय पिंड है, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, प्लैनेट के चारों तरफ घूमती है। अलग अलग प्लैनेट्स जो हैं, डिफरेंट प्लैनेट्स के पास अलग अलग सैटेलाइट्स हैं, नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, यानी किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास बहुत ढेर सारा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, किसके पास सबसे ज़्यादा है, किसके पास सबसे कम है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, ना मरकरी के पास है ना वीनस के पास है। अर्थ के पास 1 है, मार्स के पास 2 है, जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा है 63, यूरेनस के पास 27 है, सैटर्न के पास 59 है, नेपच्यून के पास 13 है। यानी मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, और सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो है हमारे जुपिटर के पास है 63। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्रेविटेशनल पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पुल क्या होता है, सबसे पहले ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल देखिए तो ग्रेविटी देखोगे, ग्रेविटी मतलब होता है खिंचाव, खींचना, अपनी तरफ किसी चीज़ को खींचना। जैसे रबर बैंड में एक तरफ कहीं फंसा दिए और दूसरी तरफ खींचे, छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, वैसे ही ग्रेविटी है, जो अर्थ जो है हमें अपनी तरफ खींचती है।
खींचती है। अब कैसे इसको समझोगे, कोई भी चीज़ अगर तुम ऊपर फेंको आसमान में, ऊपर फेंक रहे हो तो ऊपर फेंकोगे देखोगे वो नीचे आ जाएगा। तो नीचे कैसे आता है, कोई मशीन लगा है? नहीं ना, नीचे इसलिए आता है क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो खींचता है वही ग्रेविटी है, वही लिखा है देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यानी खींचने का जो फोर्स है, ताकत है, उसी को ग्रेविटी बोलते हैं। और ये अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सभी हेवनली बॉडीज़ यानी कि जो स्पेस में बॉडीज़ हैं, अर्थ है, मून है, सन है, सभी लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी ग्रेविटी फोर्स यूज़ करते हैं। द मून, द अर्थ एंड द सन आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर बाय इट्स दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ अपनी जगह है, अर्थ अपनी जगह है, सन अपनी जगह है, सभी प्लैनेट्स का जगह फिक्स है। क्योंकि लोग एक दूसरे को खींचते हैं तो लोग ना इधर जा पाता है ना उधर जा पाता है, इसलिए सब अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ हेवनली बॉडीज। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स साइज पे भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा साइज उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। एज कम्पेयर टू द अर्थ द मून हैज़ वेरी लेस ग्रेविटी। अर्थ से कंपेयर करें तो मून के पास ग्रेविटी बहुत कम है, इसलिए वहाँ लोग उड़ने लगते हैं, कहने का मतलब ठीक से चल नहीं पाते। बिकॉज द अर्थ इज मच बिगर इन साइज द मून इट हैज़ 1/6 ग्रेविटी। मून के पास अर्थ से कंपेयर करें तो 1/6 ग्रेविटी है, यानी जितनी ग्रेविटी अर्थ की होगी उसका 1/6 हिस्सा मून के पास है। यानी मून उतना ग्रेविटी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक आदमी 60 किलो का है, 60 kg का है अर्थ पे अगर 60 kg का है तो मून पे जाके वो कितने kg का होगा पता है? 10 kg का। कैसे करेंगे, तो ये अर्थ पे है 60 kg, ठीक, मून पे क्या होगा, मैंने बताया था कि 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 का तो 6 10 जा 60, 6 10 जा 60, तो ये 10 kg आया कहाँ पे, मून पे, समझ रहे हो? तो अगर कोई 60 kg का है अर्थ पे तो मून पे कितना होगा, उसको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यानी 10 kg का हो गया। सोच लो 10 kg का। ड्यू टू दिस एस्ट्रोनॉट्स कैन वॉक इजली ऑन द मून कैरिंग देयर हैवी इक्विपमेंट। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो आसानी से चल पाते हैं भारी भारी सामान लेके, क्योंकि भाई वहाँ जाके तो हल्का हो जाता है, 1/6 हो जाता है, इसलिए वो आराम से चल फिर सकते हैं उस पर। अब देखिए अगला है टॉपिक टाइड्स। टाइड्स क्या है? टाइड्स आर राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर। राइजिंग एंड फॉलिंग यानी टाइड्स क्या होता है, समुद्र में देखोगे लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं, फिर ऊपर आती हैं फिर नीचे आती हैं, ऊपर आती हैं फिर नीचे। तो कैसे ऊपर आती हैं, कोई रस्सी से बांध के खींचता है क्या? ऊपर आ रही हैं फिर गिर जा रही हैं, ऊपर आ रही हैं गिर जा रही हैं। तो ये होता है ग्रेविटी ऑफ द मून, मून की ग्रेविटी से और सन की ग्रेविटी से, इनकी ही ग्रेविटी से उठता है गिरता है, उठता है गिरता है। देखो कैसे मून और सन जो है दोनों समुद्र के पानी को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। बट द मून्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन द अर्थ्स वाटर इज मोर। मून पास है इसलिए इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है सन से कंपेयर करें तो, ठीक, मोर देन दैट ऑफ सन बिकॉज द मून इज क्लोजर। मून पास है। हाउएवर द ग्रेविटी ऑफ मून इज नॉट स्ट्रांग इनफ। लेकिन मून की ग्रेविटी उतनी स्ट्रांग है नहीं, उतनी स्ट्रांग है नहीं ना, एनफ टू अफेक्ट द वेदर और क्लाइमेट एंड लिविंग थिंग्स। मतलब उसके पास इतनी ग्रेविटी नहीं है कि वो लिविंग थिंग्स यानी हम लोगों पे जो लिविंग थिंग्स है, क्लाइमेट है, वेदर पे, उस पर कोई असर डाल सके। मून ग्रेविटेशनल पुल क्या करता है, मून जब अपनी तरफ खींचता है तो देखो ऊपर आएगा फिर नीचे गिर जाएगा, यानी खींचेगा फिर नीचे। इधर भी वही चीज़ है, हाई से लो, ठीक है, लो टाइड लो टाइड, यानी कि इधर खींच रहा है, इधर ज़्यादा है तो इधर उठेगा, फिर जब इधर आएगा तो लो यानी गिर जाएगा, ठीक, यानी उठेगा नीचे गिर जाएगा। तो इसमें बता रहा है देखो आगे, द मून्स ग्रेविटी एक्ट्स ऑन द लैंड एज वेल एज वाटर ऑन द अर्थ। मून की ग्रेविटी लैंड पे और वाटर पे दोनों पे काम करती है, बट पुल ऑन द वाटर इज ग्रेटर देन ऑन लैंड। पुल जो है, खिंचाव जो है किस पे है, वाटर पे ज़्यादा है। अर्थ तो जो मिट्टी है वो तो
बाइंड है, मतलब एक साथ मिली हुई है, जकड़ी हुई है, तो भाई वाटर फ्लो करता बहता है, इसलिए वाटर पे ज़्यादा फोर्स लगता है, पुल है इसको खींचता है। सी वाटर दैट इज़ फेसिंग द मून, जो समुद्र का पानी जो मून की तरफ है वो खींचता है, ऊपर की तरफ उठता है, तो हाई टाइड होगा। एट द सेम टाइम द अर्थ इज ऑल्सो पुल्ड। अब देखो अर्थ का भी तो ग्रेविटी है, मैंने बताया ना, अर्थ भी तो खींचती है। अब मून ऊपर की तरफ खींचा तो अर्थ उसको वापस नीचे खींच देगा। हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड, समझ रहे हो ना, ये है मून कॉजिंग द हाई टाइड ऑन द अपोजिट साइड विच इज ऑलवेज फ्रॉम द मून। इन द एरिया बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स द लो टाइड। दो हाई टाइड के बीच में, यानी कि एक गया फिर दूसरा, तो उनके बीच में एक लो टाइड होता है। इन दिस एरिया द वाटर ऑफ सी इज लोअर्ड बिकॉज इट मूव्स टू द एरिया ऑफ हाई टाइड। जब वो हाई टाइड के एरिया में जाते हैं, यानी ऊपर की तरफ जाती है, तो फिर नेक्स्ट करने के लिए, यानी नेक्स्ट हाई टाइड होने के लिए फिर वो ऊपर जाएगी, तो दोनों के बीच में एक खाली जगह बन जाएगी जो कि लो टाइड है। एट द टाइम ऑफ फुल एंड न्यू मून द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सन एंड द मून कंबाइन टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। अब देखो क्या है, एट द टाइम एक ऐसा समय आता है कि जब फुल मून और न्यू मून के समय ग्रेविटेशनल फोर्सेज जो हैं सन की और मून की, वो एक साथ कंबाइन हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं और सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी लहरें प्रोड्यूस करती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड्स। क्योंकि जब दो लोग एक साथ खींचेंगे तो ऊपर तक जाएगा काफ़ी, तो हाई टाइड्स प्रोड्यूस होता है, इसको कि हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स। अब ड्यूरिंग क्वार्टर मून यानी कि देखो क्वार्टर मून में क्या था, हाफ, द ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सन और मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं अपोज ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करती है, यानी वो इधर खींचेगा तो अपनी तरफ खींचेगी, यानी एक इधर जाएगा तो एक उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, अपोज करती हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ईच अदर टू प्रोड्यूस द लोएस्ट टाइड कॉल्ड नीप टाइड्स। अब दोनों जब एक दूसरे को खींचेंगी तो ऊपर जा नहीं पाएगा वाटर, तो लो टाइड जाता है, यानी कि सबसे लोएस्ट टाइड होता है, तो उसको कहते हैं नीप टाइड्स। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, देखिए शैडो, परछाई। तो शैडो तो आपने देखा ही है, आप फिगर से देखिए समझिए शैडो में क्या है। शैडो कब बनती है, तो शैडो तभी बनेगी जब रोशनी होगी, जब रोशनी होती है तभी शैडो बनती है। तो जिस हिस्से पे रोशनी आती है वो चमकता है और उसके पीछे वाला हिस्सा चमकता नहीं है, और उस रोशनी को आगे न बढ़ने देता है वो ऑब्जेक्ट। यानी जैसे ये पेन देख रहे हो, ये पेन का शैडो नीचे बन रहा है, तो शैडो क्यों बन रहा है, क्योंकि जब लाइट आ रही है इस पे तो ये यहाँ रोक दे रहा है, इधर से है, लेकिन इतने हिस्से पे जितना दूर पेन है उसके उतने हिस्से पे नीचे काला हिस्सा है, तो ये जो काला हिस्सा ये शैडो है। और कैसे बना, क्योंकि ये रोशनी को रोक दे रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, तो जितने दूर पे ब्लॉक करेगा उतना उसके पीछे काला हिस्सा, यानी कि ये शैडो बनेगा। अब बता रहा है यहाँ पे कि शैडो कब लंबा होता है कब छोटा होता है। तो देखो सुबह और शाम, यानी मॉर्निंग और इवनिंग को जो शैडो है वो लॉन्गर होता है, यानी लंबा होता है, और नून टाइम में शैडो एकदम छोटा होता है, क्योंकि सन जो है एकदम ओवरहेड हमारे सर के ऊपर आता है, जब सर के ऊपर आ जाता है तो शैडो छोटी हो जाती है। अब इवनिंग, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग में देखोगे सन की जो रोशनी है वो झुकी हुई रहती है, इसलिए शैडो लंबा बनता है। इवनिंग में भी यही काम होता है, झुकी हुई रोशनी, इसलिए शैडो लंबा बनता है। तो ये हुई शैडो की बात। अब आइए एक्लिप्स पे चलते हैं, क्या है। एक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द अर्थ, द सन एंड द मून ऑल कम्स इन अ लाइन। एक्लिप्स कब होता है, यानी ग्रहण जिसको बोलते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ग्रहण कब होता है, तो बता रहा है कि ग्रहण तब होगा जब सन, मून और अर्थ ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। अब कैसे क्या क्या होता है देखिए। एक्लिप्स इज अ शैडो, एक्लिप्स क्या है, शैडो यानी परछाई है अर्थ का और मून का, जो कि प्रोड्यूस होती हैं बिकॉज ऑफ सनलाइट, सन की रोशनी की वजह से। देयर आर 2 नोन एक्लिप्स, 2 एक्लिप्स को हम जानते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स
एंड लूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स देखिए क्या होता है, मून चारों तरफ चक्कर लगाता है अर्थ के, अर्थ चारों तरफ चक्कर लगाता है सन के। तो जब मूवमेंट होता है ये, तो कभी कभार होता क्या है कि जो मून है वो बीच में आ जाता है। किसके? देखो, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, तो सन की रोशनी यहाँ मून पे पड़ेगी, तो इधर का हिस्सा तो चमकेगा, लेकिन पीछे के हिस्से पे तो नहीं ना जाएगा, ब्लॉक कर देगा। जैसे भी शैडो वाला आपने देखा ना एग्जांपल, कि जितने हिस्से पे पड़ा वो चमक रहा है, लेकिन वो रोशनी ब्लॉक कर दिया, उतना रोशनी वो पीछे नहीं जा रहा है। जब उतना रोशनी पीछे नहीं जा रहा है, तो उतने हिस्से पे वो काला हिस्सा बनेगा, यानी कि शैडो बनेगा। तो यही सोलर एक्लिप्स है, जब मून बीच में आ जाता है। किसके? अर्थ के और सन के। अर्थ के और सन के बीच में जब मून आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक, अब देखो टोटल सोलर एक्लिप्स और पार्शियल सोलर एक्लिप्स क्या होता है। व्हेन सन इज नॉट सीन एट ऑल, जब पूरी तरीके से सन हमें नहीं दिखता है, जैसे यहाँ पे शैडो बना, तो इतने दूर के एरिया में जितने लोग हैं उनको सन एकदम नहीं दिखेगा, क्योंकि पूरा रोशनी छेक लेगा, यानी कि ढक लेगा, छुपा लेगा। तो टोटल सोलर एक्लिप्स होता है। जबकि अगर हल्का फुल्का हमें सन दिखे तो हम उसको बोलते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स, यानी सूर्य ग्रहण। अब हम लोग आगे देखते हैं। वी शुड नॉट सी द सोलर एक्लिप्स विद नेकेड आइज। सोलर एक्लिप्स को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यानी कि उसके लिए एक खास तरीके का चश्मा आता है जिसको कि हम पहन के ही देख सकते हैं। सोलर कुछ ही समय के लिए ये रहता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही रहता है ये। व्हेन मून मूव आउट, जब फिर मून जो है वो लाइन से बाहर चला जाता है, इधर उधर चला जाता है घूमते घूमते, तो फिर जो है सन हमें पूरा दिखने लगता है, विजिबल अगेन। सोलर एक्लिप्स अकर ओनली ऑन नो मून डे। एक और चीज, सोलर एक्लिप्स कब होता है? नो मून डे। नो मून डे जब होता है तब सोलर एक्लिप्स होता है। बट इट इज नॉट सो दैट इज ऑलवेज हैपन्स ऑन एवरी नो मून डे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर नो मून डे पे हो, हर नो मून डे पे नहीं होता। ठीक है, अब आइए लूनर एक्लिप्स पे। तो लूनर एक्लिप्स क्या है? तो बता रहा है कि जब अर्थ बीच में आ जाता है, किसके? मून और सन के। जब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाता है तब होता है लूनर एक्लिप्स, जिसको कि हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है, अब देखो अर्थ यहाँ आ गया तो पूरा आधा हिस्सा अर्थ का चमकेगा नहीं दिन, और इधर रात हो जाएगा। तो जो लोग देखेंगे, जितने हिस्से पे शैडो है, जो लोग देखेंगे वो देखेंगे कि मून धीरे धीरे पूरी तरीके से ढक गया। फिर जब वो हटेगा तो फिर से मून दिखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आपने सोलर एक्लिप्स में पढ़ा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या क्या बता रहा है। इसमें भी वही चीज़ है, लूनर एक्लिप्स, टोटल लूनर एक्लिप्स और पार्शियल लूनर एक्लिप्स। टोटल लूनर एक्लिप्स आप समझ ही गए होंगे, जब पूरी तरीके से जो मून है वो जब ढक जाता है पूरी तरीके से, तो टोटल लूनर एक्लिप्स होता है। पार्शियल लूनर एक्लिप्स में यानी कि जब हल्की फुल्की रोशनी पड़ती है मून पे, वो हल्का फुल्का चमकता है और कुछ हिस्सा उसका जो है वो ब्लैकिश हो जाता है, ढक जाता है, तो पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है। वी कैन सी लूनर एक्लिप्स विथ आवर नेकेड आइज। हम इसको भाई अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, ठीक, बिना किसी चश्मे के, क्योंकि इट इज़ नॉट डेंजरस एज इन केस ऑफ सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स के केस में ये उतना डेंजरस नहीं है लूनर एक्लिप्स। इट लास्ट फ्रॉम द फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक ये रहता है, टू फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक रह सकता है। व्हेन द स्ट्रेट लाइन इज ब्रोकन, जब वो सीधी लाइन जो है टूट जाती है तो हमें फिर वापस से मून दिखना शुरू हो जाता है। कोई मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून, द लूनर एक्लिप्स गेट्स ओवर। लाइन टूटा तो ग्रहण खत्म। लूनर एक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन फुल मून डे। देखो फुल मून डे को ही होता है, जब पूरी तरीके से चांद हमें दिखेगा तभी होता है। और इसमें ये भी बताया कि हर फुल मून डे को नहीं होता कि हर बार फुल मून डे हुआ तो हर बार लूनर एक्लिप्स होगा, नहीं। बस आपको ये जानकारी दिया कि फुल मून डे को होता है, लेकिन हर फुल मून डे को नहीं होता। ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, द मून। मून के बारे में हमने पढ़ा और जो टॉपिक्स थे उसके बारे में डिस्कस किया हमने।
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है, जो भी टॉपिक आपको क्लियर ना हो, और समझ के फिर क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को लर्न करना है। ठीक, थैंक यू क्लास।